मेरा नाम वंदना है। 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी और मेरे पति राजीव की उम्र भी उस समय सिर्फ 20 साल थी। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी तो जल्दी हो जाती थी, लेकिन राजीव की इतनी कम उम्र में शादी करने के पीछे एक बड़ी वजह थी। जब राजीव 18 साल के थे तो राजीव के घर में एक प्यारी सी बहन ने जन्म लिया था। लेकिन जब राजीव की बहन नीलू 2 साल की थी, तब राजीव के माता पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। राजीव उस समय खुद पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे में नीलू को संभालना बहुत मुश्किल था। कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ा था दोनों बहन भाइयों की जिम्मेदारी लेने के लिए। तब दूर की एक दादी ने राजीव को सलाह दी थी कि तुम शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो वो नीलू को संभाल लेगी। और इस तरह केवल 20 साल की उम्र में ही राजीव की मुझसे शादी हो गई। मैं भी उस समय बहुत कम उम्र थी, दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। जब सुहाग की सेज पर बैठी मैं राजीव का इंतजार कर रही थी तो राजीव ने आकर मेरी गोद में छोटी सी नीलू को बिठा दिया था और मुझसे कहा था, वंदना, आज से नीलू तुम्हारी बेटी है, इसे माँ का प्यार देना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहन नीलू को कोई तकलीफ ना हो। मैंने भी खुले दिल से नीलू को अपना लिया था। मैं उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती। देखते देखते कब नीलू 18 साल की हो गई पता ही नहीं चला। वंदना, नीलू नहीं आई अभी तक एकेडमी से। मैं अभी अभी कपड़े धोकर फ्री हुई थी जब राजीव ने मुझसे सवाल किया। वो आज ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि आज उनके बॉस की बेटी की शादी थी, इसलिए राजीव की छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाने के बाद वो सो गए थे और अब 5 बजे उनकी आँख खुली थी और उठते ही सबसे पहले अपनी बहन के बारे में पूछा था। मैं मुस्कुराते हुए बोली, राजीव, तुम बाहर की दुनिया में और अपने ऑफिस में इतना खो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी बहन नीलू घर देर से आती है। मेरी इस बात पर राजीव हैरान होकर मुझे देखने लगे। वंदना, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? राजीव, मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है, बस सीधी सी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि नीलू एकेडमी से लेट घर आती है। उसने मुझे बता रखा है कि उसकी छुट्टी लेट होती है, बस इसीलिए लेट घर पहुँच पाती है। मेरी बात सुनकर राजीव थोड़ा गुस्से से बोले, वंदना, तुमने कभी मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? राजीव, इसमें बताने वाली क्या बात है? जब उसकी छुट्टी ही लेट होती है तो लेट घर पहुंचती है, और ऐसा नहीं है कि रात हो जाती है, शाम होते होते घर आ जाती है। तो मैं बेकार में तुमसे शिकायत करके बच्ची के खिलाफ तुम्हारे कान क्यों भरूं? मुझे राजीव की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए मेरी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा आ गया था। मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो औरतों पर बेकार में अपनी धौंस जमाते हैं, उन पर हुक्म चलाते हैं। मुझे गुस्से में देखकर राजीव थोड़ा नरम पड़े और बोले, वंदना, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जिस बच्ची की तुम बात कर रही हो उस बच्ची की माँ नहीं है। तुम्हें याद है जब नीलू छोटी थी तो मैंने उसे तुम्हारी गोद में दिया था, तब मैंने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। तुम्हें नीलू की माँ का दर्जा दिया था और माएँ अपने बच्चों की गलत हरकतों पर पर्दा नहीं डालती। मैंने प्यार से राजीव को समझाते हुए कहा, राजीव, नीलू अभी बच्ची है, अगर हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, ज़्यादा रोका टोकी करेंगे तो वो जिद्दी हो सकती है और बिगड़ भी सकती है। इसलिए हमें उस पर बेकार की पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। मैंने नीलू को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन उस पर पूरी नज़र रखती हूँ। क्या आपको कभी लगा कि मैं कहीं गलत साबित हो रही हूँ? क्या कभी नीलू ने आपसे शिकायत की मेरे खिलाफ कि मैं उसको तंग करती हूँ, उस पर जुल्म करती हूँ? मेरी बात सुनकर राजीव ने नाम में सिर हिला दिया और बोले, नहीं वंदना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छी माँ साबित हुई हो। अच्छा बाबा, जो मर्जी हो करो अपनी बेटी के साथ, लेकिन मुझे तो भूखा मत मारो। दोपहर को भी बस हल्का फुल्का ही खाया था, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन मैंने महसूस किया कि जैसे राजीव अभी भी मेरी बातों से संतुष्ट नहीं थे। मैं राजीव के लिए चाय के साथ कुछ स्नैक्स बनाकर ले आई। शाम को 7 बजे तक नीलू घर वापस आ चुकी थी। राजीव के चेहरे से लग रहा था कि जैसे राजीव नीलू से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन शायद मेरी वजह से पूछताछ नहीं की। सिर्फ इतना ही कहा कि 5 बजे तक घर आ जाया करो। राजीव की बात पर नीलू कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सिर हिला दिया। आज नीलू मुझे बहुत चुप चुप सी लग रही थी। पहले तो जब भी आती तो चहकती हुई आती, हमेशा बोलती रहती, अपनी सहेलियों की बातें, अपनी एकेडमी की बातें बताती रहती। लेकिन आज वो बहुत चुप थी। मुझे लगा शायद राजीव की बात पर नीलू उदास हो गई है। इसलिए मैंने नीलू को समझाने की खातिर कहा, नीलू, अपने भाई की बात का बुरा मत मानना, वो तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे। अंधेरा हो जाता है तो कहीं रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, बस इसीलिए कह रहे थे। लेकिन नीलू ने मेरी बात सुनी ही नहीं, चुपचाप बैठी रही। अब मुझे नीलू की चिंता होने लगी थी। मैंने नीलू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नीलू, क्या बात है, तुम परेशान हो?
मेरा इतना सुनते ही नीलू गुस्से से बोली, क्या है भाभी, 2 पल तो सुकून से सांस लेने दिया करो। आपके हर वक्त के सवाल जवाबों से मैं तंग आ गई हूँ। कह तो दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ जाते हैं। इतना कहकर नीलू पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत हैरत हुई। इससे पहले नीलू ने कभी भी ऐसी बात नहीं की थी। वो तो शुक्र था राजीव कमरे में जा चुके थे, नहीं तो पता नहीं क्या तमाशा खड़ा हो जाता। मेरे अंदर से किसी ने मुझे नीलू के खिलाफ भड़काना चाहा, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि जरूर बच्ची पढ़ाई की वजह से परेशान होगी, तभी ऐसे बोल गई, वरना नीलू पहले तो कभी ऐसे नहीं थी। मैं कमरे में आई तो राजीव ने मुझसे पूछा, वंदना, ये नीलू ऐसे बात क्यों कर रही थी? मैंने अभी उसको तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हुए देखा। अभी मैं उसको जाकर बताता हूँ कि बड़ों से कैसे तमीज से बात की जाती है। राजीव के तेवर देखकर मैं डर गई। बड़ी मुश्किल से मैंने राजीव को शांत किया। मेरे बहुत ज़्यादा समझाने पर राजीव मान तो गए, लेकिन मुझे समझाते हुए बोले, वंदना, अभी तुम नीलू से नाराज ही रहना, इतनी जल्दी मत मान जाना, नहीं तो वो समझेगी कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और फिर वो आगे से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया और राजीव के लिए मेरे दिल में इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई कि राजीव को मेरा कितना ख्याल है। सच कहते हैं, पति ही अपनी पत्नी की इज्जत करवाता है। मैं तो सोच रही थी कि अगले दिन नीलू के साथ नॉर्मल रहूंगी, जिससे कि नीलू का मूड अच्छा हो जाए। लेकिन राजीव की बातों से मुझे भी लगा कि हाँ, नीलू को एहसास दिलाना जरूरी है कि नीलू ने गलती की है, नहीं तो वो आगे से और भी ज़्यादा शेर हो जाती और मुझे जवाब देने लगती। अगले दिन मैं उठी तो नीलू कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने जल्दी से उसके लिए नाश्ता बनाया और बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। वैसे तो हमेशा नीलू मेरे पास किचन में खड़े होकर ही नाश्ता करती थी, लेकिन जब उसने टेबल पर नाश्ता रखा देखा तो बहाने से अपनी नाश्ते की प्लेट अंदर किचन में ले आई, ये कहते हुए, भाभी, मुझे एक और पराठा चाहिए। मैंने उसकी प्लेट में एक और पराठा रख दिया और वो वहीं मेरे पास खड़े होकर नाश्ता करने लगी। हालांकि इससे पहले नीलू एक ही पराठा खाया करती थी। मुझसे बात करने के बहाने बोली, भाभी, दोपहर में क्या बनाओगी? नीलू की बात का मैंने बस पता नहीं में उत्तर दिया। नीलू की उतरी हुई शक्ल देखकर साफ लग रहा था कि उसे इस बात का एहसास है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। नीलू को मैं इग्नोर करते हुए अपने कमरे में आ गई। हालांकि मेरा दिल अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था नीलू की हालत देखकर, लेकिन उसे सबक सिखाना जरूरी था। कॉलेज जाने से पहले नीलू मेरे पास आई तो मैंने कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ा दिए, लेकिन पैसे लेने की बजाय नीलू एकदम से मेरे गले लग गई और आंखों में आंसू भरते हुए बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था जो मैं आपको इतना कुछ बोल गई। कल मुझे मम्मी की याद आ रही थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी मुझसे नाराज़ थी, इसलिए मेरा मूड ख़राब था। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। ये कहते कहते नीलू हिचकियों से रोने लगी। उसके रोने से ही मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने नीलू को चुप कराया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, नीलू बच्चे, परेशान मत हो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं तुमसे नाराज़ नहीं थी, बस मुझे दुख हुआ था और मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ गलत था। मेरी बातों से वो खुश हो गई और संतुष्ट होकर कॉलेज चली गई और नीलू को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। नीलू के साथ इतना सख्त रवैया अपनाते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। नीलू को मैंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था। भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन औलाद की कमी मैंने नीलू से पूरी की। मेरे सारे लाड प्यार का केंद्र बस नीलू ही थी। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि नीलू सुबह कॉलेज जाने के बाद दोपहर को घर नहीं आती, वहीं से सीधी एकेडमी चली जाया करती थी। मैंने उसे पूछा तो कहने लगी, भाभी, एग्ज़ाम आने वाले हैं, सिलेबस बहुत है, तो मुझे अपने कॉलेज में टॉप करना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। 7 बजे नीलू एकेडमी से घर वापस आ जाया करती थी। मैंने महसूस किया था जब भी नीलू एकेडमी से शाम को वापस आती तो बहुत ज़्यादा थकी हुई सी होती थी। फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि दो दो जगह जाकर पढ़ाई करती है तो थक जाती होगी बेचारी। आज राजीव की मौसेरी बहन हमारे घर आई थी। मेरे घर कोई भी मेहमान आता मैं दिल खोलकर उसका स्वागत करती थी, लेकिन जब भी कोई मेहमान आता वो मेरा दिल तोड़े बिना नहीं जाता था। जाते हुए लोग मुझे एहसास करा ही जाते कि मैं बांझ हूँ। और आज तो हद हो गई जब मीना दीदी ने कहा कि राजीव भैया, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अब भाभी माँ नहीं बनेंगी। भगवान को औलाद की खुशी देनी होती तो न जाने कब की दे दी होती। आप भी तो इंसान हैं, आपका भी तो मन करता होगा अपने बच्चे को अपने गोद में खिलाने का। मीना दीदी की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने नम आँखों से राजीव की तरफ देखा। राजीव ने मुझे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी और मीना से कहा, मीना, दूसरी शादी के बारे में ना तो मैंने सोचा है और ना ही सोचूंगा। मैं सिर्फ बच्चे के लिए वंदना की इतने सालों की वफा और सेवा को भुला नहीं सकता। राजीव की बात सुनकर ढेर सारा प्यार उमड़ आया था राजीव पर।
राजीव बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे। मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी खुशी का ध्यान रखते। आज तक शायद ही कोई दिन ऐसा आया हो जब राजीव की वजह से मेरी आंखों में आंसू आए हों। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए, लेकिन तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर बैठी नीलू पर पड़ गई। अपनी पढ़ाई छोड़कर वो हमारी बातों में दिलचस्पी ले रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिगड़े हुए थे, जैसे अंदर ही अंदर गुस्से से कांप रही हो। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये ख्याल आया कि लगता है नीलू को अपने भाई की बात पसंद नहीं आई। लेकिन मैं नीलू के खिलाफ अपने दिल में कोई बुरे ख्याल नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया। मीना दीदी मुँह फुलाए बिना खाना खाए जा चुकी थीं, लेकिन न चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार नीलू की तरफ जा रहा था। अपनी किताबों को समेटे वो गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई थी। रात को जब प्यास से मेरी आँख खुली तो मैं पानी लेने किचन में आई, लेकिन नीलू के कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, रात के 1 बजे तक नीलू क्यों जाग रही थी। सुबह उसे कॉलेज भी जाना होता था। मुझे नीलू की चिंता होने लगी। मैंने आगे बढ़कर नीलू के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया, लेकिन 2-3 मिनट गुजरने के बाद भी नीलू ने दरवाज़ा नहीं खोला, और जब बहुत देर बाद दरवाज़ा खोला तो उसकी हालत देखकर मैं दंग रह गई। उसके बिखरे हुए बाल, आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। मैंने एकदम आगे बढ़कर नीलू को गले लगा लिया। नीलू बच्चे, क्या बात है, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? इतनी देर तक जागोगी तो यही हाल होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे नंबर जो तुम्हारी सेहत खराब करें। शाम को जल्दी सोया करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। मेरी बात सुनकर नीलू की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब और भी ज़्यादा परेशान हो गई। नीलू, क्या बात है? मुझे लगता है तुम रोती रही हो, इसीलिए तुम्हारी आंखें लाल हैं। मेरी बात सुनकर नीलू रोते हुए बोली, भाभी ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे मम्मी की याद आ रही थी। मैं बहुत देर तक नीलू को समझाती रही और फिर उसे सोने का कहकर अपने कमरे में चली आई। मेरे दिल में वहम पैदा हो गया था। पता नहीं आजकल नीलू को अपनी माँ की याद बार बार क्यों आने लगी थी। पूरी रात मैं सो न सकी। बार बार दिल में वहम हो रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। अगर नीलू के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं राजीव को क्या जवाब दूंगी? राजीव का तो मुझ पर से विश्वास ही टूट जाएगा। कितना विश्वास है राजीव को मुझ पर। क्या कहूँगी राजीव से? जब राजीव मुझसे पूछेंगे कि तुमने माँ बनकर मेरी बहन की ये कैसी परवरिश की है। मेरे दिमाग में एक भी ऐसा जवाब नहीं आ रहा था कि जिससे कि राजीव को संतुष्ट कर पाती। मैंने बीच बीच में उठकर नीलू के कमरे की तरफ देखा, लेकिन उसके कमरे की लाइट हर बार जलती हुई मिली। परेशानी में मैंने करवट बदल रही थी कि तभी घड़ी ने 5 बजे का अलार्म बजाया। मैं उठकर बाहर आई, लेकिन मैंने देखा कि ठीक उसी समय नीलू के कमरे की लाइट बंद हुई थी। मैं तो सोच रही थी कि सुबह हो गई है, नीलू बाहर आएगी और भगवान की आरती करेगी, क्योंकि आज तक का ये नियम था कि नीलू रोज सुबह उठकर भगवान की आरती करती थी। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि उसने अपना ये नियम तोड़ दिया था। लेकिन मुझे लगा कि ये नीलू का पर्सनल मामला है, इसलिए मैं उसके मामले में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहती थी। अगर उसे भगवान से लौ लगानी होगी तो वह मेरे कहने से नहीं, बल्कि खुद अपने दिल से भगवान से लौ लगाएगी। मैं नहा धोकर फ्रेश हुई और घर का 1-2 काम निपटाने के बाद जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद नीलू भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। वो कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार थी। मैंने नीलू के लिए नाश्ता लगाया। वो मेरे पास ही खड़े होकर नाश्ता करने लगी। जब मैंने नीलू से कहा, नीलू आज एकेडमी से छुट्टी कर लेना। नीलू बोली, क्यों, क्या ज़रूरी काम है जो मैं एकेडमी से छुट्टी करूं? मैंने उसे बताया कि तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मैं सोच रही हूँ तुम्हें कुछ नई ड्रेस दिलवा दूँ। काफ़ी दिन हो गए तुम्हारे लिए शॉपिंग नहीं की। मेरी बात सुनकर नीलू मुस्कुरा दी, कहने लगी, भाभी इतनी सी बात के लिए मैं एकेडमी से छुट्टी क्यों करूँ? आपको जो भी कपड़े पसंद आएँ वो मेरे लिए ले आना, खुशी खुशी मैं वो कपड़े पहन लूँगी। मेरी पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं है, बस मैं छुट्टी नहीं करूँगी। मेरा एकेडमी जाना बहुत ज़रूरी है। नीलू की बात सुनकर मैं दंग रह गई। पहली बार हुआ था ऐसा कि शॉपिंग के नाम से नीलू को खुशी नहीं हुई थी। वो तो शॉपिंग के नाम से ही खिल उठती थी, फिर चाहे एकेडमी की छुट्टी कराओ या फिर कॉलेज की। लेकिन आज पता नहीं क्यों छुट्टी करने के लिए वो बिल्कुल भी राजी नहीं हुई। मेरे दिल में अंधे से सर उठाने लगे। नीलू के जाने के कुछ देर बाद ही मैं फ़ौरन एकेडमी जा पहुंची। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो पता चला कि एकेडमी में तो छुट्टी है, क्योंकि टीचर की खुद की शादी थी। इसलिए पूरे 1 हफ्ते से कोई भी बच्चा नहीं जा रहा था। अब मेरी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि किसी और की बेटी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। राजीव अपनी बहन के बारे में मुझसे पूछते तो क्या जवाब देती? मैं दोपहर का खाना टाइम से खा लेती थी, लेकिन आज तो सच जानने के बाद मेरे पेट में पानी का एक बूंद भी नहीं गया था। शाम को जब नीलू अपने समय से पहले लौटी तब तक मैं गुस्से से जलती रही। नीलू के आते ही मैं उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और उससे पूछा, कहाँ गई थी तुम? और नीलू ने वही जवाब दिया, एकेडमी गई थी
और कहाँ गई थी? कौन सी एकेडमी? एकेडमी की छुट्टियां लगी हुई हैं। बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? आज मैं कितना परेशान हूँ, अन्न का एक दाना भी मेरे पेट में नहीं गया। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। भाभी, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो गई कि आपने खाना भी नहीं खाया? नीलू, ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? यहाँ मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। बताओ नीलू, ये सब क्या है? ओफो भाभी, आप तो बात को खींचने लगते हैं। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बात तो ये है कि जैसे ही एकेडमी की छुट्टियां लगीं तो मेरी दोस्त एनी, वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाती है। कहने लगी, जब तक एकेडमी नहीं खुल जाती हम दोनों साथ में पढ़ाई कर लिया करेंगे। बस मैंने उसकी बात मान ली। आपको बताना जरूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि मुझे पता था आप मना तो करेंगी नहीं, और फिर पढ़ाई तो करनी है। एकेडमी में करूं या फिर दोस्त के घर जाकर करूं? फिर नीलू मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर में मेरा मूड ठीक हो गया। फिर अगले दिन उसने कॉलेज से खास मेरे लिए छुट्टी की थी। मैंने कहा, चलो तुम्हें नए कपड़े दिलवा दूं। तो नीलू ने नए कपड़े लेने से मना कर दिया। कहने लगी, भाभी मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। लेकिन भाभी, मुझे आपका वो लेमन कलर वाला सूट बहुत पसंद है, वो आप मुझे दे दें। और भाभी, मुझे नए कपड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने पुराने कपड़े मुझे दे सकती हैं। आपके कपड़े पहनकर मुझे खुशी होगी। नीलू की बात ने मुझे हैरान कर दिया। नीलू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें अपनी उतरन कैसे दे सकती हूँ? क्या भाभी, माँ के कपड़े भला बेटी के लिए उतरन कैसे हो सकते हैं? आप तो मेरी माँ समान हैं और मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपके उतारे हुए कपड़े पहनूं। नीलू की जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। अपनी अलमारी से मैंने 4-5 ड्रेस निकालकर नीलू को दे दिए, लेकिन वही कपड़े दिए जो मेरे जानने में सबसे अच्छे और नई ड्रेस थीं। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि नीलू पुराने कपड़े पहने। मैंने महसूस किया कि जैसे कपड़े लेते हुए नीलू के चेहरे पर उदासी थी। मैं बार बार नीलू के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीलू से पूछना भी बेकार था क्योंकि वो 100 बहाने बनाकर साफ बच जाती। एकेडमी अभी तक खुली नहीं थी, लेकिन नीलू अब भी अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने जाती थी। मुझे भी नीलू पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने उसे रोका नहीं। आज भी नीलू कॉलेज से सीधे अपने दोस्त के घर चली गई थी। राजीव आज घर पर ही थे। पता नहीं अचानक से मेरे मन में क्या आया कि एकदम से मैं कहने लगी, राजीव, नीलू के रहने से घर में रौनक रहती है और नीलू के जाते ही एकदम सन्नाटा हो जाता है। सोचो राजीव, जब नीलू की शादी हो जाएगी तो ये घर काट खाने को दौड़ेगा। काश भगवान ने हमें भी बच्चे की खुशी दी होती, लेकिन शायद हमारे नसीब में बच्चे की खुशी नहीं। राजीव, अब तो मुझे भी लगता है तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम इस घर में बच्चे की किलकारियाँ तो गूंजती। मेरी बात सुनकर राजीव बोले, बस वंदना, आज कह दिया सो कह दिया। आगे से कभी भी ये बात अपने मुंह से मत निकालना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वंदना, तुम्हारे बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। और जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसका सिला मैं तुम्हें ये दूं कि तुम्हारे सर पर सौतन लाकर बिठा दूं। मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। हाँ, बच्चे की कमी मुझे भी खलती है, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में है। तभी मेरी नज़र गेट पर खड़ी नीलू पर पड़ी। वो शायद अभी अभी आई थी। वो मेरे पास तो राजीव के पास आने की बजाय अपने कमरे में चली गई। राजीव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके बात को रफा दफा किया। रात को जब सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए तो मैं थोड़ी देर के लिए नीलू के पास चली आई। आज भी मुझे नीलू की आंखें लाल लगीं। क्या बात है नीलू, आज तुम फिर रोई हो? मेरी बात सुनकर नीलू की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ गए। कहने लगी, हाँ, मम्मी की याद आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। नीलू, तुम आजकल अपनी मम्मी को कुछ ज़्यादा ही याद करती हो। मैं मानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर पाला है। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में माँ की कमी है, जो हर वक्त तो तुम माँ को याद करके रोती रहती हो? मेरी बात सुनकर नीलू बोली, आपने तो मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है। बस ऐसे ही कभी कभी मम्मी की याद आ जाती है। कुछ देर मैं नीलू के पास बैठी रही, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन अगले दिन से नीलू ने कुछ ऐसा किया कि मैं हैरान रह गई। शाम को नीलू नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और जब नहाकर निकली तो मैं उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने मेरा मैला उतारा हुआ सूट पहन रखा था। नीलू, ये क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं जो तुमने मेरे मैले कपड़े पहन रखे हैं? मेरी बात सुनकर बोली, भाभी, आपके कपड़े पहनती हूँ तो आपकी खुशबू आती है, बस इसीलिए। लेकिन नीलू, कम से कम धुला हुआ सूट तो पहन लेती। ये मैला सूट पहनने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन भाभी, कपड़े धोने के बाद उनमें से आपकी खुशबू चली जाती, इसलिए मैंने आपके गंदे कपड़े पहन लिए।
अभी नीलू को कपड़े पहने हुए 15 मिनट ही हुए थे कि तभी राजीव घर आ गए। और फिर उसके बाद तो रोज ही ये होने लगा। राजीव के घर आने से 15 मिनट पहले नीलू मेरा उतारा हुआ सूट पहन लिया करती। अब तो राजीव ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक दिन मुझसे कहने लगे, वंदना, नीलू हर वक्त तो तुम्हारे कपड़े क्यों पहने रखती है? क्या उसके पास अपने कपड़े नहीं? नहीं राजीव, ऐसी बात नहीं है। नीलू के पास तो ढेर सारे कपड़े पड़े हैं। बल्कि मैंने तो उस दिन कहा भी था कि चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आते हैं, लेकिन नीलू ने मना कर दिया। मेरी बात सुनकर राजीव संतुष्ट नहीं हुए थे। मेरे दिल में ख्याल आया, कहीं राजीव ये तो नहीं सोच रहे कि मैं उनकी बहन को अपनी उतरन जानबूझकर पहनाती हूँ। अगले दिन नहाने के बाद मैंने अपने कपड़े फौरन धो दिए, जिससे कि नीलू को मेरे गंदे कपड़े ना मिलें। लेकिन मेरे हैरत की हद न रही जब नीलू ने इसी बात पर पूरा घर सर पर उठा लिया। भाभी, जब आपको पता है मैं आपके उतारे हुए कपड़े पहनती हूँ, तो आपने अपने कपड़े क्यों धोए? राजीव के आने का समय भी हो रहा था। मैंने जैसे तैसे करके उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह शांत नहीं हो रही थी। बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। नीलू बोली, भाभी, आप अभी दूसरे कपड़े पहन लें और ये उतरे हुए कपड़े मुझे दे दें, मैं पहन लूँगी। अब तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में भी शक होने लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। राजीव के आने का समय हो चुका था और मैं घर में कोई अशांति नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने दूसरे कपड़े पहने और अपने पहने हुए कपड़े नीलू को दे दिए। नीलू ने खुशी खुशी वो कपड़े पहन लिए। मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई जानकर रहूँगी। अगले दिन संडे था। घर का कुछ सामान लेने के लिए राजीव पास की दुकान पर गए हुए थे। नीलू भी उनके साथ चली गई। मेरे पास यही एक मौका था। मैं नीलू के कमरे में आ गई। बेड पर वही रात वाला सूट पड़ा हुआ था जो कल रात नीलू ने पहना था। मैं नीलू के कमरे की तलाशी लेने लगी। जैसे ही बेड के तकिए हटाए तो मुझे बहुत ही अजीब सी गंदी सी बदबू आई। मैंने गौर किया तो वो मेरे कपड़ों से आ रही थी। मैंने जल्दी से कपड़ों को उलट पुलट कर देखा तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे कपड़ों में खून लगा हुआ था और कपड़ों से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उन्हें छुआ भी नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी से कपड़े दूर फेंक दिए। तभी दरवाज़ा खोलकर नीलू अंदर आ गई और मुझे अपने कमरे में देखकर एकदम से हड़बड़ा गई। भाभी, आप? नीलू, क्या है ये सब? आज मुझे सब सच बताओ। तुमने मुझे सच नहीं बताया तो हो सकता है मैं हम दोनों के बीच बने इस माँ बेटी के रिश्ते को ख़त्म कर दूँ। मेरी बात सुनकर नीलू बहुत ज़्यादा डर गई। रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई और बोली, नहीं भाभी, अगर आपने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने नीलू को कंधों से पकड़कर उठाया। तो फिर बताओ, ये सब क्या है? तुम रोज़ मेरे उतारे हुए कपड़े क्यों पहनती हो और मेरे कपड़ों में खून क्यों लगा है? नीलू अपनी आंखें साफ करती हुई बोली, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। जब भी लोग आपको बांझपन का ताना देते हैं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। जब आपकी सोनी गोद देखती हूँ तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूँ कि आपकी गोद हरी हो जाए। कभी कभी ये सोचकर बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि कहीं भैया दूसरी शादी न कर लें। यही सारी बातें मैंने अपनी दोस्त को बताईं तो उसने मुझे एक ऐसी औरत के बारे में बताया जो जादू टोने का काम करती है और वो मेरी परेशानी दूर कर सकती थी। मैं और ऐनी उस औरत के पास गए तो उस औरत ने कहा कि तुम्हारी भाभी माँ की बीमारी तुम्हें अपने अंदर लेनी होगी और उसके लिए तुम अपनी भाभी के कपड़े पहनकर मेरे पास आना। फिर मैं कुछ ऐसे मंत्र पढ़ूंगी कि तुम्हारी भाभी की बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। 9 दिन तक मैं आपके कपड़े पहनकर उसके पास जाती रही। 10वें दिन उस औरत ने कहा कि अब जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है। 21 दिन तक तुम अपनी भाभी के उतारे हुए कपड़े पहनोगी और मेरा दिया हुआ ये मुर्गी का खून उन कपड़ों पर लगाना है। पूरी रात यही वाले कपड़े तुम्हें पहनने हैं। भाभी, 21 दिन में अभी 8 ही दिन हुए हैं। देखना, 21 दिन होते होते आपकी बीमारी मेरे अंदर आ जाएगी और आप माँ बन जाएंगी। मैं हैरत से मुंह खोले नीलू की बातें सुन रही थी। नीलू, जो कि रिश्ते में मेरी ननद थी, मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी शायद कोई बेटी भी अपनी माँ से ना करे। मैंने कसकर नीलू को गले से लगा लिया। नीलू, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम पर बेकार का शक किया। और पागल, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि अपनी खुशियों के लिए मैं तुम्हारी खुशियों का गला घोंट दूंगी? ऐसी खुशियाँ मुझे नहीं चाहिए जो तुम्हें दुख दें। और नीलू, ये सब अंधविश्वास होता है। ये जादू टोने कुछ नहीं होता। अगर भगवान मुझे औलाद देते तो पहले ही दे चुके होते, लेकिन मुझे अब औलाद की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद से भी बढ़कर तुम हो। मैंने नीलू के माथे को चूम लिया। ये सब कुछ मैंने राजीव को नहीं बताया, क्योंकि बेटियों के कुछ राज सिर्फ माँ के पास सुरक्षित होते हैं।
तो दोस्तों आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।